अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है मसूद फ़ारूक। आई एम टीचिंग इंडियन पॉलिटी ऑन सी लतीफ़्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। और इस चैनल के जितने भी मैंने आपको लेक्चर्स कवर करवा दिए हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे इंडियन पॉलिटी के नाम से। तो हम JKPSI की बात करेंगे और साथ ही साथ में इट इज़ नॉट कन्फाइंड JKPS फॉर JKPSI एग्ज़ाम, दिस कुड बी हेल्पफुल इन योर पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स एज वेल। बशर्ते ये कि पब्लिक सर्विस कमीशन थोड़ा करंट से रिलेटेड ज़्यादा सवालात पूछते हैं और इसलिए आपको थोड़ा सा उसमें सावधान रहना है, कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा वो आपको देखना है। तो पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट द JKPSI हेयर। तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सिलेबस इज़ ऑलमोस्ट डन। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो भी मैं आपको कवर करवा दूंगा। अभी तक मैंने आपको इंपॉर्टेंट स्केड्यूल्स, इंपॉर्टेंट पार्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स भी समझा दिए हैं जिनमें वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, ओके। तो उसमें जब हमने देखा था हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में कि पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पर कैसा है, तो सबसे पहले आपने देखा वहाँ पर जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट वगैरह, और साथ ही साथ में यहाँ पर एग्जीक्यूटिव है। उसी के हवाले से मैं आज बात करूँगा। एग्जीक्यूटिव के हवाले से ही जब एक सरकार जब कुर्सी पर बैठती है, यानी कि उनकी हुकूमत आ जाती है, पावर में आ जाते हैं, तो वो जो है कुछ कवानीन बनाते हैं। और मैंने आपको वो पढ़ा दिया है किस तरीके से कवानीन बनते हैं। बिल इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में, कुछ सिंपल मेजॉरिटी मांगते हैं, कुछ 1/2/3 मेजॉरिटी मांगते हैं। तो इसी तरीके से कवानीन जो है वो शेप होते हैं, वो बनते हैं। लेकिन अगर किसी कंट्री में सोशो इकोनॉमिक इशू आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, किसी भी तरीके का सोशल इशू क्रिएट होता है, यानी कि आजकल देखते हैं हम कि डाउरी के मामले में जो है बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से कोई एरिया है वहाँ पर रेप के केसेस बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं, तो वुमेन प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ इकदाम उठाने पड़ेंगे। इसी तरीके से जो है कुछ इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं, यानी कि बहुत सारे गरीब लोगों के पास घर नहीं होते हैं रहने के लिए, तो उनको हम जो सरकार को कौन से इकदाम उठाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से जो सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उनको कैसे काउंटर करेगी सरकार। क्या सेम प्रोसीजर वही रहेगा जो बिल्स के साथ आता है, यानी कि जब कवानीन बनते हैं पार्लियामेंट में, क्या सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी रहेगा ये सारे इश्यूज़ को काउंटर करने के लिए? तो जवाब होगा नहीं। तो इसमें एक अलग से प्रोसीजर होता है। एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर होता है, उनके पास ये सारा पावर होता है कि वो सही इन सारे इश्यूज़ को काउंटर करे। इन सारे इश्यूज़ को काउंटर करने के लिए उनको बिल इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है लोकसभा या राज्यसभा में। वो इसके खिलाफ जो है एक पॉलिसी लाते हैं, एक स्कीम लाते हैं कि इन सारी इश्यूज़ को हम ख़त्म करेंगे, इन सारे इश्यूज़ को काउंटर कैसे करेंगे, उसको बोलते हैं पब्लिक पॉलिसी, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया है। अब हम बिट बाय बिट इसका फॉर्मुलेशन कैसा होता है, यानी कि ये कैसे बनती है, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या रहेगा, इसके जो अगर इसमें कुछ खामियां आती हैं तो सरकार को किसको जवाब देना होता है, यानी कि कौन इसकी जो है जवाबदेही मांगता है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो इस वीडियो में हम वो देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो अब हम देखेंगे पब्लिक पॉलिसी जब इंडिया में बनती है, ठीक है, तो वो उसको हम कुछ पैरामीटर्स होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जिनको हमें कंसिडर करके ही कोई पॉलिसी फ्रेम करनी पड़ती है। जैसे प्रियम्बल हुआ, फंडामेंटल राइट्स हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गए, यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें कंसिडर पहले करने होंगे, किसी भी तरीके से ये वायलेट नहीं होनी चाहिए। और इनका जो एम, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ को काउंटर करने के लिए इन पॉलिसीज़ को लाया जाता है। ठीक है, और एनफोर्स कौन करता है इनको? एग्जीक्यूटिव ही करता है, जो कि हमारी गवर्नमेंट होती है। और एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस, गवर्नमेंट में हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं विच इज़ प्रेसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस मीन्स हेयर ब्यूरोक्रेट्स एंड अदर टेक्निकल बॉडीज़। अब हम देखेंगे किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनल बेनिफिट्स के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं लाई जाएगी। ठीक है, या किसी भी पॉलिसी को ख़त्म नहीं किया जाएगा किसी भी इंसान के पर्सनल बेनिफिट के लिए, बल्कि ये एक आवाम के लिए पॉलिसी बनती है। कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में बनती है। ठीक है, तो किसी इंडिविजुअल का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं होता है। फिर अगर उस पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरीका का कोई फॉल्ट आता है, तो उस पे वो क्वेश्चन पहले ही नहीं कर सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर वो लगता है तो वो उसको जुडिशल प्रोसेस के थ्रू उसका जुडिशल रिव्यू ले सकता है, उससे पहले नहीं।
अब हम देखेंगे इसका पब्लिक पॉलिसी का साइकिल क्या रहता है। देखिए, पब्लिक पॉलिसी साइकिल में बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहले जब हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा, लोगों के पास घर नहीं है, वो फ्लाईओवर के नीचे कोई सोता है, कोई कहीं सोता है, मतलब घर नहीं है उनके पास बड़ी प्रॉब्लम है। अब पब्लिक ओपिनियन के थ्रू सरकार तक ये बात जाती है कि सर इसका जो है आप प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालिए, इन गरीबों को रहने के लिए घर दे दीजिए, कुछ तो कीजिए। तो फिर सरकार क्या बोलते हैं, वो एजेंडा अपना सेट करते हैं कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। वो बोलते हैं कि हमें हमें इसकी एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, कि कोई कोई स्कीम बनानी पड़ेगी। उस स्कीम में क्या क्या प्रोविजंस है, किस तरीके से उसकी वो स्कीम काम करेगी, वो सब कुछ पॉलिसी फॉर्मुलेशन में आ जाता है। अब पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है ये एक ग्रुप डिस्कशन हो जाता है। इसमें ये होता है कि मतलब क्या आपको आपको क्या प्रोविजंस रखते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखना है, जिनको आप बेनिफिट दे रहे हैं उनका किस तरीके से वो काम करेंगे, किस तरीके से उनको सब्सिडी मिलेगी, वो सब कुछ जो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में एक एक किस्म का एक प्रपोजल आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो जो वो है उसको वो जाता है प्राइम मिनिस्टर के पास, यानी कि सदर के, जो उस पब्लिक पॉलिसी मेकिंग बॉडी, यानी कि अगर हम बात करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो उसका तो प्रेसिडेंट वही होता है, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ही होता है। तो उसके बाद उनके पास जाता है, वो बोलता है नहीं, आपके राय जो आपने आइडियाज़ दिए हैं वो बिल्कुल सही है, ऐसा ही काम करेंगे, और फिर उसको अडॉप्ट किया जाता है उस पॉलिसी को। अब बोलते हैं कि ऐसा ही हमें काम करना है जैसा आपने बोला हुआ है। तो उसके बाद जो है डिसीजन मेकिंग और अडॉप्शन आ जाता है। अब इन्होंने अडॉप्ट तो किया है, अब बात आती है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की। कुछ पॉलिसीज़ यहाँ तक ही ख़त्म रह जाती है, उनको अडॉप्ट करते हैं लेकिन किसी भी तरीके से उन पे जो है उनके नेक्स्ट स्टेप नहीं हो जाते हैं, कुछ फेलियर की वजह से। खैर वो सब एक अलग मुद्दा है। तो यहाँ पर पॉलिसी को अडॉप्ट किया, उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ गया है कि अब इसको लागू करना है, किस तरीके से हम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, अब पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के क्या आता है कि उसमें बहुत सारी बॉडीज़ आते हैं कि अब उसमें आप लोगों को दे रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल घर बनाने के लिए पैसे, एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि आपके पॉलिसी के मुताबिक आपको लोन देने थे, आप लोगों को लोन दे रहे हो, वो घर बना रहे हैं, उसको बोलते हैं पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। और उसी पॉलिसी में अगर वो पॉलिसी किसी भी तरीके से चल रही है, हर एक पॉलिसी के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अब आपको देखने हैं हमने जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है, क्या उसका फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो उसको बोलते हैं पॉलिसी इवैल्यूएशन। आप इवैल्यूएट करते हो पॉलिसी को, जो हमने फंड्स को जो यूटिलाइज़ किया हुआ है इन पे, जो हमारा एजेंडा था, क्या उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं पॉलिसी इवैल्यूएशन। ये आप भी कर सकते हो, यानी ये कोई भी कर सकता है, ये इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, पब्लिक खुद भी कर सकता है, अपोजिशन भी कर सकते हैं। हालांकि उनका कोई काम नहीं होता इसमें, लेकिन वो रेज़ कर सकते हैं क्वेश्चन पार्लियामेंट में, तो बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। और ठीक है, तो इसका मतलब है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब कि आप घाटे में जा रहे हैं या नफ़ा, कुछ फ़ायदा हो भी रहा है, तो ये सारा हो गया इसमें। अगर इसमें आपका कोई फ़ायदा आ रहा है, लोगों के मकानात बन रहे हैं, उनका बेनिफिट आ रहा है, ठीक है, तो उसको आपको फिर मेंटेन करना पड़ेगा और सपोर्ट करना पड़ेगा फाइनेंशियली, ऑब्वियसली, या किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ये आता है पब्लिक पॉलिसी का साइकिल, ये आपको याद रखना है। ऑल राइट, अब हम बात करेंगे क्या पब्लिक पॉलिसी लॉ है, क्या ये कानून है। तो जवाब है नहीं जी, ये कानून बिल्कुल भी नहीं है। पब्लिक पॉलिसी का मतलब ही होता है, ये पॉलिसी है, काइंड ऑफ स्कीम है। तो जो कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कोई भी टारगेट को अचीव करने के लिए हम लागू करते हैं, हम नहीं, मतलब एग्जीक्यूटिव विच इंक्लूड्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट वाइस, मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडीज़, ओके, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी आती है। तो अब लॉ जो है, इसकी पहली डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, जुडिशरी, यानी कि कोर्ट्स इसको एडमिनिस्टर करते हैं, और पब्लिक पॉलिसी को कौन एडमिनिस्टर करता है, एग्जीक्यूटिव करते हैं। ठीक है, और जो लॉ मेकिंग का काम है, यानी कवानीन बनाने का काम है, वो एंटायरली किसका है, लेजिस्लेचर का है। लेजिस्लेचर में जब पार्लियामेंट में बिल जाती है, फिर वो एक्ट बनता है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल एसेंट मिलने के बाद वो लॉ बन जाता है। तो इसी तरीके से कवानीन जो सारे हैं वो लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट में ही बनते हैं। जबकि पॉलिसी जो बनती है वो सिर्फ और सिर्फ, यानी कि वो एक्सक्लूसिव प्रेरोगेटिव होता है किनका, एग्जीक्यूटिव का, यानी कि उसमें किसी और का इंटरफियरेंस और नहीं हो सकता है। अब हम बात करेंगे, देखिए एग्जीक्यूटिव को हर
एक रूल को लागू करने के लिए अप्रूवल नहीं ज़रूरी होता है लेजिस्लेचर से, यानी कि अब उसको हर एक रूल के लिए, हर एक पॉलिसी के लिए अप्रूवल लाना पड़ेगा लेजिस्लेचर से, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एग्जीक्यूटिव के पास खुद कुछ पावर्स होते हैं, जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, ठीक है, उनके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं। तो वो जो है कुछ पॉलिसीज़, कुछ रूल्स जो है फ्रेम कर सकते हैं विदाउट गेटिंग द अप्रूवल फ्रॉम द लेजिस्लेचर। अब यहाँ पर एक सवालात आते हैं, क्या लॉ जो है उसके खिलाफ आप क्वेश्चन कर सकते हो कोर्ट में? यस, कर सकते हैं, जुडिशल रिव्यू आपका फंडामेंटल राइट है। और इसी तरीके से अगर मैं बोलूँगा कि पॉलिसी में आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो, तो अब मेरा जवाब होगा यहाँ से नहीं। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी आप जो है इस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, आप ये क्यों कर रहे हो, आप ये मत करो, आप ये मत करो। जुडिशल रिव्यू आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, जुडिशल रिव्यू आप नहीं सीख कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन रेज करने का कोई राइट नहीं बनता है, ठीक। ऑल राइट, पॉलिसी के किस्से में हाँ, वंस इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, फिर अगर आपको लगता है कि इसमें कोई फॉल्ट है, किसी भी तरीके से ये वायलेशन कर रहा है किसी लॉ को या नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर आप जो है इसकी जुडिशल प्रोसेस जो है वो कर सकते हो, यानी कि जुडिशल रिव्यू ढूंढ सकते हो। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा। यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील 2008 में जब प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, उस टाइम ये डील हुई थी, मतलब ये उनकी एक पॉलिसी थी। यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील मतलब क्या था कि अब ये जो है प्राइम मिनिस्टर साहब उस टाइम के डॉक्टर मनमोहन सिंह ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से उनको एक्सेस मिले, मतलब उनको यूएस के साथ कॉमर्स, न्यूक्लियर कॉमर्स बढ़ाना था, ठीक है। तो उसके खिलाफ जो है, इस पॉलिसी के खिलाफ बहुत ज़्यादा जो उस वक्त ये काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म हुआ था। तो उस क्रिटिसिज्म में, यहाँ तक क्रिटिसिज्म इस लेवल तक पहुँचा था कि पिटिशन भी फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी थी कि जो पॉलिसी मेकिंग है, इट इज़ एंटायरली कमिंग इनटू द डोमेन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। इसमें जुडिशल का कोई भी रोल नहीं होगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, ना ही लेजिस्लेचर का। तो जब तक कि इसका इम्प्लीमेंटेशन के असर हमको किसी भी तरीके से हार्मफुल ना लगे कॉन्स्टिट्यूशन या एग्जिस्टिंग लॉज के, तभी हम इस पे कोई रिव्यू दे सकते हैं। तब तक जो है इनका ये अपना काम है, ये अपना काम संभालें, हम इसमें इंटरफेयर ना करें। तो इसलिए जो है ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी समझने के लिए कि इसमें लॉ भी, जुडिशरी भी इंटरफेयर नहीं करता, ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव का ही होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि पॉलिसी के दौरान आपको फंडामेंटल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ चीज़ों का ज़रूरी ख्याल रखना पड़ता है, जिसमें प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, फेडरल पॉलिसीज़ और यूनियन एंड स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, ये सारे जो लिस्ट्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। कुछों पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकते हैं या पॉलिसीज़ बना सकते हैं, कुछ पे स्टेट बना सकते हैं, कुछ पे दोनों बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको नीचे देखेंगे किस तरीके से स्टेट, कंकरेंट एंड यूनियन लिस्ट डिफाइन हो जाते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे वन बाय वन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे, ओरिजिनली यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन अभी हम बात करेंगे तो इसमें 100 सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, देखिए इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, वो नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें डिफेंस आ गया, फॉरेन अफेयर्स आ गए हैं, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, जितने भी सब्जेक्ट्स नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स जो है यूनियन लिस्ट में रखे गए हैं। और इन सब्जेक्ट्स पे अगर कोई पॉलिसी बना सकता है तो वो सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकता है। यानी पार्लियामेंट के साथ साथ अगर इन पे कोई पॉलिसी बनाएगी तो वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव ही बना सकती है, ठीक है। तो ऑल राइट, अब हम बात करेंगे स्टेट लिस्ट पे। तो देखिए, स्टेट लिस्ट की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर इसमें 66 सब्जेक्ट्स थे पहले, अभी 61 है, रिड्यूस कर दिए गए हैं 5। उसमें जो भी सब्जेक्ट्स गिवन है, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट्स जो नेशनल इंपॉर्टेंस ना रखते हों, जैसे पब्लिक हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इरिगेशन हो गया, पुलिस हो गया, तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं इन पे स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बना सकते हैं और स्टेट भी पॉलिसीज़ बना सकते हैं। और कुछ लिस्ट यहाँ पर कंकरेंट लिस्ट में आ जाते हैं। कंकरेंट बोले तो दोनों, जिसमें स्टेट लिस्ट भी, कुछ सब्जेक्ट्स जो स्टेट लिस्ट में भी है और कंकरेंट लिस्ट में भी है, तो वो सारे कंकरेंट लिस्ट को कंकरेंट लिस्ट कहलाया जाता है, जिसमें दोनों हो, यूनियन भी और स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स भी। अच्छा, तो इसका जो कंकरेंट लिस्ट जो है, इसका कंसेप्ट हमने कहाँ से बोरो किया है? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से,
ध्यान रखना। कंकरेंट लिस्ट का कंसेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हुआ है। ऑल राइट। अच्छा बताइए मुझे, जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में ना हो और जो यूनियन लिस्ट में भी ना हो, उनको क्या करें? और उनके खिलाफ तो हमें कभी ना कभी, उनके लिए तो हमें कभी कभी ना कभी पॉलिसी या लॉ तो बनाना पड़ेगा ना। तो उनको क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले देखिए, उस उन सब्जेक्ट्स को बोलते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, यानी जो ना ही स्टेट लिस्ट में है ना ही वो यूनियन लिस्ट में है, उनको बोलते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। और इन सब्जेक्ट्स के रिलेटेड अगर कोई पॉलिसी या लॉ बना सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही बना सकता है। ठीक है, इन 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 सब्जेक्ट्स पे जो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स होते हैं। ऑल राइट। अब हम देखेंगे इसमें एक्टर्स एंड प्लेयर्स, यानी कि इसमें कौन कौन से कौन कौन रोल प्ले करता है। सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि एक सुप्रीम अथॉरिटेटिव बॉडी होती है जो कि पब्लिक पॉलिसीज़ को सैंक्शन करती है, जिनको क्या बोलते हैं, जिनका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर उसका चेयरमैन होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में एक लिस्ट दिया गया है, यूनियन लिस्ट, जो मैंने अभी आपको बोला था। ठीक है, तो उन पे जो पॉलिसीज़ अगर बनानी होगी तो वो कौन बना सकते हैं? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही बना सकते हैं। और जो रेसिडुअरी आइटम्स है उस पे भी कौन बनाते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही बना सकते हैं। यानी कि जो भी पॉलिसीज़ बनती है ऑन द बेसिस ऑफ, जब कोई नेशनल इंपॉर्टेंस की कोई सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई पॉलिसी हो तो वो कौन बना सकते हैं? वो यूनियन गवर्नमेंट ही बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कैबिनेट कमेटी की। देखिए, जब एक इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स में बहुत, हर एक मिनिस्टर की अलग अलग राय हो, कि कोई बोलेगा ऐसा करना है, कोई बोलेगा ऐसा करना है, तो उसमें डिस्प्यूट्स आने के ख़तरे बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए उनको उनकी कोऑर्डिनेशन बेटर करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसको बोलते हैं द कैबिनेट कमेटी। ठीक है, कैबिनेट कमेटी को कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। ओके, तो इसको इट इज़ मेड फॉर द कोऑर्डिनेशन, बेस्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ दिस मिनिस्ट्री, इंटर मिनिस्ट्रियल मैटर्स को सॉल्व करने के लिए। और एक प्लेयर होता है इसमें जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। देखिए, पार्लियामेंट का एज सच तो डायरेक्ट रोल कोई नहीं होता है पॉलिसी मेकिंग का, लेकिन 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 जब कोई पॉलिसी बन जाती है, उसके कुछ जब उसका फेलियर या उसके कुछ फॉल्ट्स या वगैरह वगैरह सामने आते हैं, तो उसके रिलेटेड जो डिस्कशन हो जाता है वो पार्लियामेंट में ही हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि पार्लियामेंट जो है, ये उसको क्वेश्चन पूछता है कि आपने जो एलोकेशन ऑफ फंड्स किया है, आपने जो पैसे लिए हैं वो आपने खर्च किए हैं स्कीम्स पर, किस तरीके से किए हैं, तो उसके लिए जो है क्वेश्चन रेज करता है। वो कहाँ पे होता है? वो पार्लियामेंट में ही होता है। एक्चुअली पार्लियामेंट जो है ये काम करता है किसकी तरह? वॉच डॉग की तरह, यानी ये उनको नज़र रखता है कि ये किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से पॉलिसी बनाएंगे, किसको? एग्जीक्यूटिव को। ऑल राइट, सो नेक्स्ट बॉडी इज़ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, तो इसमें जो टॉप रैंक ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो की एडवाइज़र्स होते हैं गवर्नमेंट के, तो वो ही बोलते हैं इनको कि आपको किस तरीके से करना है, क्या करना है ना। तो एक्चुअली पॉलिसी वही बनाते हैं, लेकिन एक मिनिस्टर्स का वो होता है कि नेशनल रोल प्ले करना है तो वो फिर मिनिस्टर करता है। तो ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, क्योंकि ये माहिर होते हैं अपने अपने फील्ड में। तो ये सारी जो है एडवाइसेस देते हैं इनको, तो वो फिर पॉलिसी अकॉर्डिंगली बन जाती हैं। तो ब्यूरोक्रेसी का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। और कैबिनेट सेक्रेटरीट जो है, कैबिनेट भी एक किस्म का, जैसे मैंने आपको यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोला था, तो इसी तरीके से जो है कैबिनेट भी बनाता है। कैबिनेट में बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि मोस्ट सीनियर लीडर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं उन पे। तो उसमें जो है कैबिनेट में ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस करते हैं। लेकिन इसके अलावा, उन मिनिस्टर्स के अलावा, वो एक टेक्निकल बॉडीज़ जिनको रेगुलेटरी बॉडीज़ भी कहते हैं, उनका भी एडवाइसेस लेते हैं, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ होती हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में। जैसे फॉर एग्जांपल सिक्योरिटीज़ के बारे में अगर कोई ये बनानी होती है, कोई पॉलिसी बनानी होती है, वो तो सेबी का एडवाइसेस लेते हैं। इसी तरीके से टेलीकॉम सेक्टर्स में जब कोई भी राय लेनी होती है, कोई पॉलिसी बनानी होती है, तो वो ट्राई का यानी कि TRAI का एडवाइसेस लेते हैं कि किस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जुडिशरी की। देखिए, जुडिशरी तो जिस तरीके से लेजिस्लेटर यानी पार्लियामेंट डायरेक्ट रोल नहीं करता है, इसी तरीके से जुडिशरी का भी इसमें इंटरफेरेंस का कोई मसला नहीं था, यानी कि इनका कोई इंटरफेयर नहीं करना था उसमें। लेकिन इसमें बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं, जब कुछ चीज़ें आउट ऑफ द लॉ हो जाती है तो उस वक्त जुडिशरी को अलर्ट रहना पड़ता है। तो यही बोलते हैं कि भैया आप रुकिए,
ऐसा नहीं हम कर नहीं देंगे, अभी हम बैठे हैं, गैर कानूनी काम नहीं करने देंगे। तो वो काम जो है जुडिशरी करता है, यानी कि किसी भी तरीके से पॉलिसी में लगता है कि उनको गैर कानूनी होता है, तो फिर इम्प्लीमेंटेशन के बाद कुछ यानी कि कुछ असर कॉन्स्टिट्यूशन पे होते हैं या कुछ एग्जिस्टिंग लॉज पे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उस हिसाब से जो है जुडिशरी को सामने आना पड़ता है। तो और फिर वो डायरेक्ट करता है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस प्रोवाइड करते हैं उनको कि आपको एग्जीक्यूटिव को इस तरीके से काम करना होगा। तो ये है रोल किसका, जुडिशरी का। तो इसमें बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कोई कुछ रूल्स कुछ पॉलिसीज़ ऐसे बनते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स को वायलेट करता है। तो फिर उस वक्त जो है उन कन्फ्लिक्ट्स को है सॉल्व करने के लिए जुडिशरी का इस्तेमाल, यानी कि जुडिशरी सामने आता है वो सॉल्व करने के लिए। ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि जुडिशरी जो है वो सॉल्व करता है मैटर्स बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, याद होगा आपको तीसरे लेक्चर में। और एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है प्रेशर ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर ग्रुप। मतलब क्या होता है ना, देखिए प्रेशर ग्रुप क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि वो लोगों की जो ओपिनियन होती हैं उसको सामने रखते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट को सामने रखते हैं, बोलते हैं कि नहीं, अगर कुछ गलत हो रहा होता है, कोई पॉलिसी गलत बन रही होती है, तो वो सामने आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा, अभी रिसेंटली जो फॉर्म लॉज रिपील कर दिए गए हैं, तो उनके खिलाफ जो है आपने देखा ही होगा कि कितना ज़्यादा कितने टाइम तक उन्होंने प्रोटेस्ट किया हुआ है कि इनको ख़त्म करो। तो वो एक पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे, फार्मर्स कम्युनिटी को, है ना। तो एक्चुअली पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे। तो उस वक्त जो है वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव हुई थी वो पब्लिक ओपिनियन, वो उसके खिलाफ जो उन्होंने फॉर्म लॉज बनाए थे, तो उनको फाइनली वो रिपील करने पड़े। सेम एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, कोस्टल जोन नोटिफिकेशन एक्ट आया था जिसमें प्राइवेटाइज कर दी गई थी, यानी बोला गया था कि जो भी कोस्टल प्रॉपर्टी है उसको प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो फिर फिशरमैन्स जो थे उन्होंने जो है इसका विरोध किया और फिर फाइनली इस बिल को भी स्क्रैप करवा दिया है। ठीक है। तो नट इन शॉर्ट में अगर आपको बोलूँ तो जितनी भी बॉडीज़ ऊपर मैंने आपको बोली हुई है, इनका एक कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपस में बातचीत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो एक दूसरे का मानना भी ज़रूरी होता है ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाए। ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स में अगर आपको बता दूँ, ये तो आपको वैसे भी अलग ही पढ़ना है, ये इसको बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। एक्चुअली जो आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है ना, वो एक्चुअली पॉलिसीज़ ही होती हैं, लोगों के हित में ही वो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, किस तरीके से लोगों को बेनिफिट किया जाए, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए ये प्रॉब्लम स्कीम्स बनाई जाती है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आत्मनिर्भर भारत 2020 में ये सारे सेक्टर्स को कवर करते थे, फार्म सेक्टर, आईटी सेक्टर, जिसमें भी मतलब आपको जो हुनर आता है आप करो, आपको गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह देगा। तो ये था इसमें आत्मनिर्भर भारत, यानी कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है। ठीक है। और था प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना। ठीक है। तो ये भी एक पेंशन के रिलेटेड स्कीम थी जो 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। और डिजिटल इंडिया सबको पता ही है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 2015 में, यानी कि डिजिटली जो है एम्पावर करना था इंडिया को, तो इसलिए ये स्कीम जो है लागू की गई थी। और एंड पे मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वीकनेस ऑफ द पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। आपको इसको ऑप्शंस देने हैं। देखिए, फ्रेगमेंटेशन की मैं आपको पहले मीनिंग बता दूंगा, फिर आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देना। फ्रेगमेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर मतलब हो गया, यहाँ पर ऐसा एक स्ट्रक्चर है कि एक मिनिस्ट्री यानी एक डिपार्टमेंट इंटर मतलब वो डिपेंडेंट है किसी दूसरे डिपार्टमेंट पे, यानी कि वो इंडिविजुअल नहीं है। ठीक है। और ये ऑप्शन जो है ये सही है, पहला ऑप्शन मैं बता रहा हूँ ये सही है, क्योंकि एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री को के साथ कोऑर्डिनेट करके ही कोई फैसला ले सकती हैं, वो इंटर डिपेंडेंट है एक दूसरे को। और दूसरा ऑप्शन है, दूसरा स्टेटमेंट है, ओवरलैप बिटवीन द पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। और तीसरा है लैक ऑफ नॉन गवर्नमेंटल इनपुट्स। इनमें से आप बताइए कि जब पॉलिसी मेकिंग ऑफ इंडिया है तो इनमें से कौन कौन क्या है वीकनेस ऑफ द पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। तो आप जवाब जो है कमेंट सेक्शन में दे देना। ये यूपीएससी का सवाल है, बहुत आसान है, तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी आ जाए। तो आप जो है इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे देना। इट वॉज़ ऑल अबाउट द पब्लिक पॉलिसी। तो पब्लिक पॉलिसी यहाँ पर ख़त्म होता है। तो इसके बारे में जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं वो तो एमसीक्यू सेशन में तो लाऊंगा ही लाऊंगा। और बशर्ते ये कि सिर्फ एक चैप्टर एक टॉपिक हमारा बचता है, राइट्स इश्यूज़ इन इंडिया, वो मैं कंप्लीट करवा के आपको एमसीक्यू सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करवा दूंगा इंडियन पॉलिटी के। राइट्स इश्यूज़ इन इंडिया जो है उसके आपको प्रोबेबली 2 लेक्चर्स हो जाएंगे, मैं कोशिश करूँगा एक ही बनाने की, लेकिन उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। तो इसलिए मैं देखूँगा कन्वीनियंट क्या रहेगा, 1 या 2 लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा सिलेबस जो है
जितना भी मेंशन उसमें किया गया है उतना कंप्लीट हो जाएगा। जो नहीं किया गया है, जो एटसेट्रा में है, एटसेट्रा वाला भी हमने कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी हम देखेंगे क्या ज़रूरी पढ़ना होगा, वो भी हम कंप्लीट करवा देंगे। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन खुदा हाफिज़।